आप सभी देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव। मौसम का मिजाज गर्म है, लेकिन लोगों में जुनून उतना ही है। पूरे देश में 102 सीटों पर और उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान जारी है। और एक बार हम अगर रुक करें अभी तक के वोटिंग परसेंटेज का, 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज का, तो आंकड़े कुछ इस प्रकार से है। सहारनपुर में 9 बजे तक 11% मतदान, मुरादाबाद में 9 बजे तक 11.76% मतदान, कैराना में 9 बजे तक 9.02% वोटिंग, नगीना में 9 बजे तक 13.09% मतदान। और एक बार अगर रुक किया जाए पूरे देश की ओर तो देहरादून में 9 बजे तक 10.54% मतदान, हरिद्वार में सुबह 9 बजे तक 12.49% मतदान, अल्मोड़ा में सुबह 9 बजे तक 10.13% मतदान, पौड़ी में सुबह 9 बजे तक 9.46% मतदान, टिहरी में सुबह 9 बजे तक 10.23% मतदान, नैनीताल में सुबह 9 बजे तक 9.83% मतदान। लगातार लोग वोट बूथों तक पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अप्रैल में ही इस प्रकार की कड़कती हुई धूप, उसके बावजूद लोगों में उत्साह, मतदान केंद्रों तक पहुंचना, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कोई भी चुनाव आम चुनाव नहीं होता है और रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनावी मोड में रहती है। वहीं दूसरी तरफ अन्य पार्टियां भी गठबंधन और एक दूसरे का साथ देते हुए इस पूरे चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश कर रही है। इन 8 सीटों पर पहला द्वार कौन तोड़ने वाला है? क्या बीजेपी अपना जलवा और जलाल कायम रखेगी या फिर सपा और कांग्रेस उससे ये सीट लेने में कामयाब होंगे? अगर एक बार प्रत्याशियों का रुख किया जाए तो उत्तर प्रदेश के जो 8 सीटें हैं उनमें सहारनपुर से इमरान मसूद चुनावी मैदान में है। आईएनसी की ओर से राघव लखनपाल बीजेपी के प्रत्याशी हैं। नगीना से ओम कुमार बीजेपी से प्रत्याशी, एएसपी से चंद्रशेखर आजाद युवा चेहरा बन के उभरे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि बीएसपी की ओटो में सेंधमारी चंद्रशेखर आजाद कर सकते हैं। कैराना से प्रदीप राणा भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में है। इकरा हसन समाजवादी पार्टी से मैदान में। इकरा हसन भी युवा उभरता हुआ चेहरा है। सोशल मीडिया पर इकरा हसन काफी एक्टिव है। कैराना की जनता इकरा हसन को अपने लोकल और अपने प्रिय के रूप में, अपने आसपास रहने वाली एक महिला के रूप में देखती है। वहीं मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान जो भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मंत्री इस वक्त हैं, चुनावी मैदान में है बीजेपी की ओर से। समाजवादी पार्टी से हरेंद्र मलिक चुनावी मैदान में है। हरेंद्र मलिक का कद भी काफी बड़ा है, उनका ओहदा काफी बड़ा है, सीनियर पॉलिटिशियन है। और मुरादाबाद से सर्वेश कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी की ओर से रुचि वीरा चुनावी मैदान में है। हालांकि समाजवादी का प्रत्याशी यहां पर पहले कोई और था, रुचि वीरा को बाद में यहां से टिकट दिया गया। रामपुर से घनश्याम सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी की ओर से मौलाना मोहिबुल्ला चुनावी मैदान में है। पीलीभीत की तरफ अगर देखा जाए तो पीलीभीत से जितिन प्रसाद बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी में है। भागवत शरण गंगवार और सबसे बड़ा इस वक्त का जो सवाल है वो ये है कि इस बार का पहला दरवाजा जो है वो कौन तोड़ के आगे जाएगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ आशीष तिवारी जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से अखिलेश कटियार जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। आशीष जी, अगर अभी तक के वोटिंग परसेंटेज को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता पे गर्मी का असर जरूर दिख रहा है। जी, निश्चित तौर पर गर्मी तो है ही कृष्णा जी। और लेकिन अगर सुबह 9 बजे तक जैसे आपने रिपोर्ट बताई और भी चैनल मीडिया के माध्यम से हम तक ये खबर पहुंच रही है कि अगर 10 से 12% वोटिंग हुई है तो ये भी अच्छा परसेंटेज है। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, चूंकि बहुत से लोगों का तो ये कहना है कि पहले मतदान फिर जलपान,
लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि पहले जलपान फिर मतदान। उनको लगता है कि नहीं, शाम तक बिल्कुल पोलिंग बिल्कुल होगी, आशीष जी, और मुझे भी कभी यही जा लग रहा है। सकते देखिए हैं। चुनाव बड़ा लंबा गया है, 4 जून को काउंटिंग है, गर्मी आगे और बढ़ेगी और चरणों में, फिर भी जी जनता जी जा जी रही है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। जी अगर देखा जाए कुल 102 सीटों पर आपके 9 केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में है। जी। संजीव बालियान जी से खासा नाराज भी लोग नजर आए, किस तरह से देख रहे हैं आप? बीजेपी अपना जलवा नहीं जलाल नारा हमेशा की तरह कायम रखेगी या फिर ऑपोजिट इस बार कुछ फेर बदल करने में कामयाब दिखेगी, क्या लगता है आपको? देखिए, जलवा जलाल तो कायम रहेगा, और वो इसलिए कायम रहेगा चूंकि केंद्र की सरकार ने जो भी योजनाएं लाई हैं आम जनमानस के लिए, गरीब हो, महिला हो, तो जो योजनाएं लाई हैं उन योजनाओं के ठीक है ऊपर आशीष जी, हम हम ये आपके बात पास कहने वापस आएंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है, लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी एजेंटों पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया है। वोटरों की पिटाई और वोट न डालने का आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है। कुटबा कुटबी गांव में पैरामिलिट्री फोर्स ने शिकायत की है। सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने शिकायत की है। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग से शिकायत, चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है। बूथ कैप्चरिंग के साथ ही साथ वोट न डालने देने की शिकायत, बीजेपी एजेंटों पर बूथ कैप्चरिंग की शिकायत, वोटरों की पिटाई और वोट न देने का भी आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें से बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी और एक तरह से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश कटियार भी जुड़े हैं। अखिलेश जी, ये शिकायतों का दौर नहीं बंद हो रहा है, क्या है? हरेंद्र मलिक तो काफी बड़े कद के नेता हैं। रसला जी, कल की न्यूज है, केरल में जब मॉक पोल कराया गया, पोलिंग से पहले ये प्रक्रिया होती है, तो उसमें मॉक पोल में बीजेपी के वोट ज्यादा निकलने की जानकारी मिली कि सबके वोट कम हो रहे हैं, बीजेपी के वोट ज्यादा निकल रहे हैं। तो उस मामले का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया और वहां पे 2 जजों को नियुक्त किया गया कि जरा इन मामलों को देखें। लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों से ये निवेदन करता हूं, आह्वान करता हूं कि ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। बड़ी तादाद में आप निकलें, मतदान करें और अपने मुद्दों पे मतदान करें, अपने सवालों पे मतदान करें। जिस सरकार ने आपके महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आम आदमी के जीवन में अगर कुछ खुशहाली आई हो तो वोट करें, नहीं तो आप इस सरकार को बदलने के लिए वोट करें। ये मेरा पहला आह्वान है देश की जनता से। और जो हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि अगर मुद्दों पे तिवारी साहब मतदान हुआ, तो ये तो पूरा देश जानता है कि जो आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे भ्रष्टाचार है, चाहे किसानों की संपन्नता है, इसमें कोई एक मुद्दा जमीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी हल करने में पूरी तरह नाकामयाब रही है। और लास्ट आते आते ये तो पूरे भगवान भरोसे हो गए, राम भरोसे हो गए, काम आम की बात तो भारतीय जनता पार्टी कर नहीं पाई। और जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, पार्टी डिफरेंस के मुद्दे पे जो ये इस दल ने राजनीति की थी, तो अब तो पूरे देश ने देख लिया कि सारे भ्रष्टाचारी अब भाजपा में है। और चुनाव, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके, उससे बड़ी वसूली का मामला तो इस देश की राजनीति में कभी तरसला नहीं देखी। लेकिन अखिलेश जी, जो भी है, अगर आप नतीजे देखेंगे तो मैसिव फॉर्मर प्रोटेस्ट के बावजूद भी जिन 8 इलाकों में मतदान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होकर, ताकतवर होकर उभरी थी यहां से। अखिलेश जी, अभी कृष्णा जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अच्छी बातें करके
गलत से गलत जनहित के खिलाफ जो फैसले लिए, भारतीय जनता पार्टी की ये जरूर उपलब्धि कही जाएगी कि पूरी चंद लोगों के हाथ में देश की ये उपलब्धि का 75 और 10 साल के शासन काल में अगर मोदी सरकार का कोई सबसे बड़ा ठीक है, चलिए हम आपके पास आएंगे। हमारे सहयोगी आशीष तिवारी भी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े। आशीष जी, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और मुजफ्फरनगर से ये इल्जाम लगाया गया है मारपीट करने का और बूथ कैप्चरिंग का। देखिए त्रिशा जी, अभी हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के बता रहे थे कि मुद्दों पर अगर लड़ाई हुई तो ये निश्चित तौर पर मुद्दों पर ही लड़ाई होगी और हमने मुद्दे हल करे हैं, हमारी सरकार ने हमें मुद्दे हल करे हैं, लेकिन विपक्ष ने ना मुद्दे हल करे ना इनके पास कोई मुद्दा है। हम जब विकसित भारत की बात करते हैं तब फिर ये कहते हैं मोदी हटाओ, जब हम कहते हैं कि देश का किसान जो है उसको और खुशहाल करना है तब ये कहते हैं मोदी हटाओ। इनके पास मोदी हटाओ के अलावा कोई मुद्दा नहीं। दूसरी बात मैं बताऊं, अभी इन्होंने ये कहा कि देश के सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में, तो कहीं ना कहीं ये इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि विपक्ष में जितने भी लोग हैं वो सारे भ्रष्टाचारी हैं। क्योंकि जैसे ही कोई भी व्यक्ति विपक्ष से हटकर भारतीय जनता पार्टी में आता है तो ये उसको महाभ्रष्टाचारी होने का सर्टिफिकेट तुरंत इशू कर देते हैं और जब तक इनके साथ रहता है तब तक तो ये उसका बचाव करते हैं, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आता है तो ये खुद ही बता देते हैं कि ये महाभ्रष्टाचारी था। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि देखिए, आज मोदी में पूरा देश है और मोदी जी ने काम करा है, केंद्र की जो भी योजनाएं हैं उनको लागू करने का काम किया गया है, लेकिन विपक्ष इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं और मुद्दा विहीन विपक्ष सिर्फ मोदी जी को गालियां देने में, सनातन को गालियां देने में और देश को भी गलत ये बताने में पीछे नहीं चूक रहे हैं। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ तमजीद अहमद कांग्रेस से जुड़ चुके राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यादव जी जुड़े हैं। सबसे पहले तमजीद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इमरान मसूद के फेवर में जिस प्रकार से प्रियंका गांधी वाड्रा ने रैली किया है, क्या लगता है आपको? उसके बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव के साथ। हमारे संपर्क नहीं हो पा रहा, उनके पास वापस आएंगे। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यादव जी जुड़े। दिलीप जी, इस वक्त 12 कुछ वोटिंग परसेंटेज है, इतने वोट पड़े हैं यूपी की 8 सीटों में, किस तरह से आप इसको देखते हो? जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में है, क्या कुछ कहता है इन 8 सीटों पर जो मतदान हो रहा है, यानी कि जो पहले दरवाजा तोड़ने की कोशिश तमाम पार्टियां कर रही हैं? जी, देखिए, जो है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, सहारनपुर से लेके पीलीभीत तक की, बेसिकली जो है ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है और इसमें जो है जो किसान है, जाट जो है किसान या कोई भी वहाँ का किसान है, वो इस चीज़ को देख चुका है कि जो है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, किसानों के विरोधी सरकार रही है और वो इस चीज़ को जो है बहुत ध्यान से देख रही है कि जो है जयंत चौधरी भी जो है चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो जो गुस्सा है लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने से वोटों का कन्वर्जन नहीं होगा, वो उससे जो है समाजवादी पार्टी को जो है फ़ायदा होगा और समाजवादी पार्टी जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन 8 सीटों पे जो है बढ़त लेगी और जो है संभावनाएं इनकी जो है ज़्यादा है कि जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ेगा और जो लोग जीतेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, गर्मी शुरुआत है, गर्मी का आगाज हो गया तो चुनाव का भी आगाज हो गया है और वोटिंग परसेंटेज जो है सुबह के समय से लेके जो है 12 बजे तक का जो है समय में जो है अच्छा रहेगा। इसके बाद जो है 1-2 घंटे जो है सुस्त चलेगा, क्योंकि जो है लोग धूप की वजह से नहीं जाएंगे, लेकिन शाम के समय जो है उस वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। मुझे लगता है कि जो है इस बार जो है तकरीबन 55 से 65%, 70% तक की जो है वोटिंग होने की संभावना है और जो कि बहुत ही अच्छा है। लोग जागरूक हो गए हैं, तमाम मुद्दे हैं, उन्होंने 10 साल
में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी है, विपक्ष को देखा है। रोजगार का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो या जो है क्राइम का मुद्दा हो, वो सारी चीज़ें देखी हैं। और एक चीज़ और है, भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से जो है राम मंदिर का मामला लेके आई, राम मंदिर के उद्घाटन का मामला लेके आई, उससे जो है कुछ उनको जो है फायदा होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। लेकिन क्योंकि जो है लोग जो हैं, जो आपको बताएं, जो है किसान हैं, छात्र हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वो किस हिसाब से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कुठाराघात कर रही, उनके जो है आरक्षण को लेके या उनके जो है हक हकूक की बातें में जो है जिस हिसाब से जो है दखलंदाजी दे के और उनको जो है नीचे लाया जा रहा है, उनके जो है सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को जो है स्लो किया जा रहा है, उस हिसाब से जो है लोगों ने मन बना लिया है कि जो है ये सरकार जो है बदलनी है और बदलेंगे। और मुझे लगता है कि जो है इस बार जो है बहुत ज़्यादा जो है 150 से 200 के बीच में जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे जो है देश में आएगी और जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। चलिए, तो देखने वाली बात है कि हमारे साथ कांग्रेस नेता मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित जी, स्वागत है आपका भारत समाचार में। लगातार जिस प्रकार से माहौल बन रहे हैं, किस प्रकार से आप देखते हैं? इमरान मसूद के फेवर में प्रियंका गांधी वाड्रा का रैली, साथ ही साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी का। देखिए, हमारा गठबंधन है और एक तरफ मोदी जी का गठबंधन है, को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो इन आठ सीटों पर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। इन 8 जब हम आकलन करते हैं बैठकर, तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन, कहीं कोई मैच नहीं मिला, चाहे बिजनौर की रैली, मुजफ्फरनगर की, और चाहे उनके वोटों का, चाहे वोटर्स का, कहीं कोई मैच नहीं था, कोई विचारधारा नहीं मिली इस इन 8 चरणों के चुनाव की बात करूंगा। और वही एक इंडिया गठबंधन जो एक कहीं ना कहीं एक नीति के साथ बना, उन लोगों की आवाज आकांक्षाओं को लेकर के बना, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को नकारते हैं। चाहे 2014 का बात कर ले, चाहे 2019 की बात कर ले, बस होता क्या था कि वो वोट अलग अलग बिखराव होते थे। वो 62% से अधिक लोग कहीं ना कहीं जो 2019 में वोट नहीं देते थे भारतीय जनता पार्टी को, उनको एक मंच की जरूरत थी, वही इंडिया गठबंधन ने उनको दिया, ताकि उनके वोटों का बिखराव ना हो, एक मुश्त वोट पड़े और वो 38% लोग जो 2019 में मोदी जी की नीतियों पर एनडीए को वोट देकर के आए, लेकिन अपने को 10 साल लगातार ठगा महसूस करते रहे, वो भी कहीं ना कहीं इंडिया के साथ एसोसिएट होंगे, इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। तो आज स्थितियां ये है, आज चाहे मंचों पर देखें, चाहे आज हम रैलियों में देखें, सड़कों पर देखें, कार्यकर्ताओं के सामंजस्य को देखें, इंडिया गठबंधन ये जो 8 सीटें आज उत्तर प्रदेश में वोट पड़ने जा रहा है, भारी बहुमत से जीतने जा रही है। कहीं कोई शक संभव नहीं है कि इन 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कहीं भी जीत भी पाएगी। और सहारनपुर की बात करो तो सहारनपुर में जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा, जिस तरीके से गणित बन रहा है वहां वोटों का, तो कम से कम 4 लाख वोटों से इमरान मसूद इस बार लोकसभा में पहुंचने पा 4 लाख से जीत करके इमरान मसूद लोकसभा में पहुंचने जा रहे हैं। ये तो मोहित जी देखिए 4 जून को ही पता चलेगा कि किसको कितने मत मिले हैं। और हमारे साथ अखिलेश कटियार जी जुड़े। अखिलेश जी, अभी कांग्रेस के नेता बात कर रहे थे गठबंधन की, क्या वजह रही है कि जयंत चौधरी जी नहीं रह पाए आपके साथ, और जयंत चौधरी के साथ छोड़ने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना डैमेज देखते हैं आप? हम जब सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो वहां पे हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है हमारा व्यक्तिगत हित और दूसरा रास्ता होता है हमारा समाज, जो सामाजिक सरोकार, सामाजिक मुद्दे जिनको लेके हम राजनीति करते हैं। अब के साथ जिस समुदाय से वो संबंध है जाट समुदाय, तो उसका एक पहली घटना थी जब चौधरी साहब चुनाव हारे थे, अजीत जी चुनाव हार गए थे। अब तो वो हम इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी आत्मा को शांति। जयंत जी के हार, इसी भारतीय जनता पार्टी ने जो चौधरी चरण सिंह साहब के जमाने से जो आवाज था वो कराया था, और उसके उस
घटना के खिलाफ जाट समाज ने दिल्ली के अंदर आने वाले पानी को रोका था और बड़े पैमाने पे जाटों ने विरोध किया था कि ये गलत कर रहे हैं। वो अपमान भूमि पे ये दूसरी घटना का तो जिक्र करूं कि जो पहलवान थे, महिला पहलवान जो मंत्र पे बैठे रहे, जिसमें माननीय सतपाल मलिक साहब भी आए, क्योंकि वो पहलवान भी ज्यादातर जाट समाज के थे। और जिस तरीके की सरकार का रवैया था, सरकार का उत्पीड़न था, जाटों ने उसके खिलाफ भी रोड पे निकल बात करी। तीसरी बात, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित महिला के साथ जो उत्पीड़न हुआ था, उस घटना के खिलाफ जब जयंत चौधरी गए, तो वहां की वर्तमान योगी सरकार ने जिस तरीके से जयंत चौधरी पे लाठियां बरसाई, वो अपमान का घूंटी जयंत जी ने पिया था। और पूरे 5 साल से 10 साल से भट्टा परसौल के बाद कृषि अधिग्रहण बिल हो, भूमि अधिग्रहण बिल या ये काले कानून हो, पूरे ये सब तो बातें ठीक है अखिलेश जी, मैं समझती हूँ। आखिर क्या वजह रही है, जैसा आपने तमाम घटनाएं आपने खुद अभी गिना दिया हमें, जो जयंत चौधरी जी के साथ हुआ, उसके बावजूद आखिर क्या वजह रही कि जयंत चौधरी जी चले गए उधर? कुछ तो गड़बड़ रहा होगा। व्यक्ति हित में अपनी कौन सी मजबूरी से गए, ये बात तो जयंत चौधरी जी ही बता सकते हैं। लेकिन जाट पूरी तरह बीजेपी के खिलाफ है और जाट बीजेपी के खिलाफ मोहर लगाएगा। और पूरे 10 साल में अगर इस देश की भाजपा सरकार से लगातार दिल्ली में टकराने का किसी वर्ग ने काम किया है, उसकी अगुवाई करने का काम किया है, तो जाट समाज ने किया है। उसके संघर्ष को हम सलाम करते हैं। आशीष जी क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए त्रिशा जी, बड़ी हंसी वाली बात है कि जो किसानों की बात कर रहे हैं वो एक भी दिन किसान प्रोटेस्ट में दिखाई नहीं दिए दूर दूर तक। और ये इनको किसानों की बड़ी चिंता है। ये किसानों के लिए लंबी लंबी बातें एसी कमरों में बैठकर लखनऊ से ट्वीट पे खेलते हैं, लेकिन एक भी दिन किसी भी प्रोटेस्ट में कोई भी इंडी गठबंधन का नेता नहीं पहुंचा। जाट बेटियों की बात करते हैं, लेकिन जाट बेटियों के साथ में कोई खड़ा होने नहीं गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जिसके ऊपर जाट बेटियों ने आरोप लगाया उसको उस कुश्ती संघ से अध्यक्ष पद से हटाने का काम करा और अभी तक उसको यहाँ पर टिकट नहीं दिया गया है। जबकि आप देख रहे हैं कि उनका दबदबा ठीक रहता है यहाँ पर, जिस तरीके से वो कह रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ में नहीं खड़ी है जो कि इस तरीके के, जबकि उनके ऊपर सिर्फ आरोप है, अभी कोर्ट से निर्णय आना बाकी है। दूसरी बात मैं बताऊं कि ये बता रहे हैं कि वहां पर पश्चिम में दलित के साथ ये हो गया। अरे जो नरसंहार के आरोपी हैं, जिनके समय में माननीय अखिलेश जी के समय में सबसे ज्यादा दंगे मुजफ्फरनगर कैराना में हुए और उसमें कितने बड़े नरसंहार हुए, उसकी ये बात नहीं करेंगे, उसको ये छुपा ले जाएंगे। और ये कोई इनके लिए मुद्दा भी नहीं है। कितने वहां पर लोग मारे गए थे, कितने आए दिन दंगे, सबसे ज्यादा दंगे जो हुए हैं वो अखिलेश जी की सरकार में पश्चिम में हुए। क्या जाट गुर्जर उन चीजों को भूल जाएगा? इनको ऐसा लगता है? किसानों की बात कर रहे हैं, जैन जी की बात कर रहे हैं। अभी पीलीभीत की रैली में माननीय अखिलेश जी ने कहा कि जयंत तो चवन्नी थे, हमारे साथ वो रुपया हो गए थे। इस तरीके से, क्योंकि जब तक इनके साथ में कोई भी व्यक्ति रहता है तब तक वो भ्रष्टाचारी नहीं होता है, तब तक वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही इंडी गठबंधन से कोई व्यक्ति कहीं दूसरी जगह जाता है तो ये तुरंत सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं उसको कि आप सबसे महाभ्रष्टाचारी हैं और आपकी कोई हैसियत नहीं थी, आप हमारे साथ हैं। तो इन सब चीजों को भी जाट देखता है। और जाट की राजनीति अगर ये बताएं कि जयंत चौधरी नहीं कर पा रहे हैं और ये समाजवादी करेंगे तो ये बड़े हंसी की बात होगी। जो अपने प्रत्याशी तक नहीं वहां पर खड़े कर पा रहे, कभी किसी को खड़ा करते हैं, कभी किसी को खड़ा करते हैं, इतना ज्यादा इनमें खुद में अपना, आप ये जो 8 सीटें हैं आप देख सकते हैं कि चाहे रामपुर की बात हो, बिजनौर की बात हो, मेरठ की, आप देख लीजिए किस तरीके से अतुल प्रधान का मामला हो या फिर नदवी साहब का मामला हो, एसटी हसन साहब का मामला हो, रुचि वीरा का, आप देख लीजिए जिस तरीके से आजम खान और अखिलेश के बीच की तलखियां दिख रही हैं, ये कुछ नहीं बताएंगे। ये इतना बड़ा फैक्टर है कि मुझे तो लग रहा है
अगर जमानत बच जाए इंडी गठबंधन के वहां पर कैंडिडेट्स की, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मुझे नहीं लग रहा जमानत भी बचने वाली है। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस अभी 62% बता रहे थे कि 62% ने विरोध में करा। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट वोट है, इस पर कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए। 8 सीटों में से 1 सीट इनके पास है, और वो भी उस कैंडिडेट को दिया जिसके ऊपर 8 गंभीर मुकदमे हैं। उनको ये बता रहे हैं कि ये वहां पर 4 लाख वोटों से अगर इनकी जमानत वहां पर देखिए बच आशीष जाए, जी, मैं एक बार तो आपको आप मुझे टोकना बताइएगा। चाहूंगी। बात अगर राजनीति की हो और मुकदमों की हो तो कोई भी पार्टी इससे छूती नहीं है। एक होता है आरोप और एक नहीं, होता है कोई भी आरोप पार्टी की अगर होता है। मुकदमे की फेहरिस्त निकाली जाए तो सब कुछ नेताओं की काफी आरोप लंबी है। हम आपके पास आएंगे, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। नीति में दिलीप जी, शिला जी आरोप मैं आती लगा करते हैं, लेकिन सिद्ध आरोप जो होते हैं वो अलग चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी। दिलीप जी, जहां पर चुनाव है वो कोई मामूली इलाका नहीं है। धान का कटोरा है, गन्ने का खजाना है, खेती का समंदर है। कितना असर किसानों के प्रोटेस्ट का, और मौजूदा सरकार ने किसानों के लिए जो तमाम एमएसपी लाई है, तमाम बाद में जो चाहे गन्ने का भुगतान हो किया है, उसका कितना असर देखने को मिलेगा, और जो प्रोटेस्ट हुआ था उसका कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इलाके कोई मामूली इलाके नहीं है, मजबूत इलाके हैं। जी, आपने सही कहा कि जो है ये धान का कटोरा, धान का कटोरा और जो है मतलब चावल का कटोरा जी, और गन्ना का बेल्ट है। पूरा मिला के देखा जाए तो जो है ये किसानों का ही बेल्ट है। और जो किसान जो है 750 किसान जो है पिछले आंदोलन में जो है शहीद हुए, वो पूरी तरह से किसानों को याद है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो है जो समीकरण बने हैं किसानों को, दोबारा वो किसान जो है आंदोलन में आए, उनके जो है बैरिकेटिंग की गई, जो है वो नुकीले कील लगाए गए, वो सारी चीज़ें जो है किसान जान रहे हैं। और किसानों को मालूम है कि जो है हमारे साथ जो हो रहा, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम कदापि नहीं जो है उनके साथ जाएंगे। तो हमें इस चीज़ को जो है पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जो है कोई धारा 370 नहीं, कोई जो है 3 तलाक नहीं, कोई जो है राम मंदिर नहीं, ये इन सब मुद्दों पे हम नहीं। आपके पास वापस आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमरोहा में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। और मुद्रा योजना का लाभ भी यहां के साथियों को हो रहा है। और साथियों, मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में जो हुआ है वो तो अभी केवल एक ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो हमें यूपी को, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। साथियों, हमारे देश में पहले की सरकारें सामाजिक न्याय के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी को सिर्फ धोखा ही देती रही। जो सपना ज्योतिबा फूले जी का था, जो सपना बाबा साहब आंबेडकर का था, जो सपना चौधरी का था, सामाजिक न्याय का वो सपना, जब से आपने मोदी को सेवा करने का मौका दिया है,
वो सपना पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। जब मोदी 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर अपनी मुस्लिम बहनों को बचाता है तो ये सामाजिक न्याय में मदद करता है। जब मोदी घर घर जल पहुंचाता है, गैस और बिजली पहुंचाता है, तो महिलाओं की जिंदगी आसान होती है, सामाजिक न्याय पक्का होता है। हमारे यहां गरीबों की, एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय की कितनी ही पीढ़ियां बिजली, पानी, रहने के लिए घर, इसके बिना ही गुजार गई। ये गरीब का बेटा है मोदी, और इसलिए मोदी आपको इस मुश्किल से निकालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, खुद को खपा रहा है। भाजपा सरकार ने 10 साल में जो 4 करोड़ पक्के घर गरीबों के लिए बनवाए हैं, उसके बहुत बड़े लाभार्थी एससी, एसटी, ओबीसी है। अब तो भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में देश में 3 करोड़ और नए घर बनाने की घोषणा की है। यहां भी हर बेघर को पक्का घर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। अच्छा, आप सब मेरा एक काम करोगे? जरा हाथ ऊपर कर सब बताएं, मेरा काम करोगे? करोगे? देखिए, जब आप चुनाव प्रचार में गांवों में जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे, और हो सकता है उस गांव में 2-4 लोग ऐसे मिल जाएं जिनको अभी घर न पहुंचा हो, नल से जल न पहुंचा हो, गैस कनेक्शन न पहुंचा हो। इतना सारा किया है, लेकिन अगर कोई छूट गया हो तो आप मेरी तरफ से पूरे विश्वास के साथ, आप ही मेरे लिए मोदी हैं, पूरे विश्वास के साथ उनको कह देना, जैसे गांव में और लोगों को घर मिला है, नल से जल मिला है, गैस का कनेक्शन मिला है, तीसरी बार मोदी आने के बाद जो बाकी काम रह गए ना, वो भी पूरे हो जाएंगे, आपको अपना हक मिल जाएगा। ये बताओगे? घर घर जाके बताओगे? साथियों, अमरोहा और पश्चिमी यूपी का एक क्षेत्र अब आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। वहीं दूसरी ओर देश में 102 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान जारी है। इमरान मसूद, चंद्रशेखर आजाद, हरेंद्र मलिक, संजीव बालियान, जतिन प्रसाद, डॉक्टर अस्ती हसन, भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद इलाके से चुनावी मैदान में आजम खां की इज्जत का भी चुनाव है रामपुर में। इकरा हसन बीजेपी को चुनौती दे रही हैं। वहीं दूसरी ओर इमरान मसूद के फेवर में प्रियंका गांधी वाड्रा ने रैली की। सीएम योगी ने भी वहां पर बड़ा रोड शो किया था। ऐसे में देखना यह होगा आखिरी तक वोटिंग परसेंटेज क्या जाते हैं और 4 जून का इंतजार करना होगा, नतीजे किसके पक्ष में आते हैं।
और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनके साथ हम लगातार मतदान की इस प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ आशीष तिवारी जी जुड़े। आशीष जी, वरुण गांधी वो नेता हैं जिन्होंने 2009 से हिंदुत्व का मुद्दा उठाया और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ी। पीलीभीत में उनका टिकट कट गया जिससे वो नाराज भी नजर आए थे, और जब हम जनता के बीच में गए थे तो जनता का ये भी कहना था कि वरुण गांधी उनके ज्यादा क्लोज थे और जितिन प्रसाद नए नए वहां पर आए हैं। इसका क्या डैमेज कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए तिशला जी, निश्चित तौर पर मैं बताऊं कि वरुण गांधी बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन नाराजगी होता तो उनका मीडिया के अंदर में कम से कम एक स्टेटमेंट तो जरूर होता है, लेकिन उनका कोई स्टेटमेंट नहीं देखने को मिला है। लेकिन अन्य पार्टियों के जो तमाम मुखिया, उनका दावा तो करना था ना कि वो वरुण गांधी के टच में। अखिलेश यादव ने भी बात कही थी, उनके फेवर में बोला था। हाँ, तो वो उनको लगा होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी है तो जैसा कि समाजवादी पार्टी में होता है कि अगर किसी ने टिकट नहीं दी, अखिलेश जी ने अगर किसी को टिकट नहीं दी तो वो नाराज होकर कहीं और चला जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी की एक अपना परिवार है, एक अपनी परंपरा है। इसके तहत हम लोग, पूरी पार्टी तय करती है किसको कब कहां से टिकट दिया जाएगा, तो और इसमें सभी की हामी होती है। वरुण गांधी जी निश्चित तौर पर, मैंने आपको बताया, बड़े नेता हैं और वो खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कोई भी ऐसा बयान नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में या जितिन प्रसाद के विरोध में हो। वो खुद वहां पर अपने लोगों से अपील कर रहे हैं, जितिन प्रसाद को उनसे ज्यादा वोटों से जिताने की अपील कर रहे हैं। वहां मेनका गांधी जी भी, उनका भी जो भी लोग हैं, उनके फॉलोअर्स हैं वहां पर, वो उन्होंने अपील करी हुई है कि जितिन प्रसाद को पीलीभीत से आज तक के रिकॉर्ड मतों से जिताकर भेजने का काम किया जाए। तो कहीं ऐसे कोई भी शक सुविधा नहीं है यहाँ पर। यह भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर सारी चीजें जो है खुली है। यहाँ कोई किसी से नाराज नहीं होता। नाराजगी की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल भी नहीं है। और आप देखेंगे आने वाले 4 जून को जितिन प्रसाद जी जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा मतों से जीतने का काम करेंगे, उनमें से शायद टॉप 5 की लिस्ट में वो हों। ठीक है अखिलेश जी, रामपुर के समीकरण को किस तरह से आप देखते हैं? वहां के लोकल जो समर्थक है आजम खां के, उनका कहना है कि मौलाना मोहिबुल्ला ने उन लोगों से भी जाके वोटों की अपील की है जिन्होंने उन पर तमाम इल्जाम लगाए थे। इस बात में कितनी सच्चाई है और किस तरह से आप देखते हैं? ठीक है, वो मौलाना साहब हमारे बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं और उन्होंने कहा कि भाई हम तो सभी से वोट मांगने आए हैं, कोई पक्ष में है कोई विपक्ष में है, मतदान करने की सबसे अपील की है, सबसे उन्होंने वोट मांगा है। और उन्होंने कहा रामपुर के विकास के लिए आप मतदान कर रहे हैं। इससे पहले मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। हमारे मित्र तिवारी जी बीजेपी के बारे में जब बोल रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता है, भ्रष्टाचार को लेके, तो अब हंसी आती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी भ्रष्ट और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की बात करते हैं। हेमंत विश्व शर्मा से लेकर छगन भुजबल तक की, अजीत पवार तक की, सुधेंदु अधिकारी तक की, बंगारू लक्ष्मण की, जो उनके पार्टी का अध्यक्ष है, वो एक लंबी लिस्ट है कि इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा था। 23 वो नेता है जिनके ऊपर ये पर्चे बांट बांट के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। अब वो इनके सहयोगी, इनकी मदद से सरकारों में मंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए। एक बात। दूसरी बात, अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रही थी दर्शना जी, बहुत मजबूती से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जनधन खाते, मुद्रा योजना, आपको ये शायद एक डेटा मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले वो डेटा इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था कि जनधन खाते में और जो ये खाते खुले भाजपा सरकार ने, उससे लगभग 35,000 करोड़ रुपया कभी मिनिमम बैलेंस के नाम पे, किसी और बैंक की फॉर्मेलिटी के नाम पे उन गरीबों के खातों से काट लिया गया जिनके खातों में वैसे ही पैसे नहीं होते। ये मोदी है तो मुमकिन है, ये तभी हो सकता है दर्शना जी। आम आदमी के तरीके से ये संभव नहीं है कि उन लोगों से भी पैसे निकाल लिए जाए जो वैसे ही मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। लेकिन मोदी जी के खाते खुलवा के उनसे भी 35,000 करोड़ रुपया उन बैंकों के खातों में खुलवा दिया।
ये है इनकी जनता का सरोकार। ये है असली बात। और दूसरी बात, जो चौथी इकोनॉमी, पांचवी इकोनॉमी की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, वो इकोनॉमी गुजरात के कुछ पूंजीपतियों की इकोनॉमी तो जरूर बढ़ी है, लेकिन प्रतिपक्ष आय कितनी है वो भी तो देख लो। 23 रुपया प्रतिदिन में किसान जीवन जीने को मजबूर है, उस पर बात कौन करेगा? तो मुद्दे पे बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कतई नहीं करते हैं, वो सिर्फ भावनात्मक बात करते हैं। इसलिए ये जो इलेक्शन आज हो रहा है, ये अब इलेक्शन में ये जनता को भरमा नहीं पाएंगे, जनता को धोखे में नहीं रख पाएंगे। जनता 10 साल के का जो भ्रष्टाचार भरा, पूंजीपतियों के लिए काम करने वाली, गरीब विरोधी, संविधान विरोधी, किसान विरोधी जो सरकार है, उसके खिलाफ आम आदमी मतदान करेगा। चलिए आपके पास में आएंगे मोहित जी। 102 सीटों पर और चुनाव हो रहे हैं पूरे देश में। 8 केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस किस प्रकार से टक्कर दे रही है? प्रश्न क्या है? अगर एक बार 2019 के आंकड़े भी देखा जाए और इस बार देखा जाए तो 8 केंद्रीय मंत्री कुल किरण रिजिजू, नितिन गडकरी के साथ ही साथ 8 केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की ओर से क्या कुछ तैयारियां है? नहीं, तैयारियों की अगर बात करेंगे तो आज तो तैयारी जनता करे बैठी ही है। 19 के बाद जब कोरोना काल आया, कोरोना काल में जब मजदूरों को पैदल चलवाया गया, हजारों किलोमीटर अपने सामान के साथ, बच्चों के साथ, वही जो मजदूर थे जो यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य जिलों से जाकर के दूसरे राज्यों में जाकर के नौकरियां करते हैं, वो पलायन करते हुए पाए गए। जब गंगा नदी लाशों से भर गई, लाशें तैरती मिली गंगा नदी के किनारे, तब उस कोरोना काल में आपदा को अवसर बनाते हुए जो मेडिकल सेवाएं देने वाली, मेडिकल दवाई देने वाली जो कंपनियां थी, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया गया। जो ब्लैक लिस्टेड दवाइयां बना रही थी, जो दवाइयां जनता के लिए हितकर नहीं थी, उन कंपनियों से जब इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया गया। लगातार जब पुलों को देखा हमने टूटते हुए, उन पुलों को जो कंपनियां बना रही थी उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया गया। लगातार जब ये चीजें देखी गई तो जनता आज तय करके बैठी है, तैयारी जनता करे बैठी है। चाहे भारतीय जनता पार्टी जितने परपंच कर ले, जितने मंत्री उतार ले, जितने केंद्रीय मंत्री उतार ले, आज कहीं ना कहीं वो धूल फाकने के हार की धूल झेलने जा रहे हैं। उनको जनता कहीं ना कहीं धूलोधस्त करने जा रही है, उनको विजयश्री कतई नहीं मिलने वाली। आज साउथ की बात करें, साउथ में तो बिल्कुल एजेंडा चल रहा है कि साउथ में एनडीए को बिल्कुल साफ करना है और नॉर्थ में कम से कम एनडीए को हाफ करके भेजना है। ये पूरी तरीके से आज मन बनाए बैठी है जनता। और कहीं ना कहीं जो इनके समीकरण है, चाहे राजस्थान को लेकर के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर के हो, चाहे तमिलनाडु को, साउथ में केरल को लेकर के हो, आंध्रा को लेकर के हो, उड़ीसा को लेकर के हो, जिस तरीके से भेदभाव किया इन्होंने, वहां के राज्यों के फेडरल स्ट्रक्चर को बिगाड़ने की कोशिश करी। लगातार धन बल के आधार पर चुनी हुई सरकारें, 18 सरकारें इनके खिलाफ प्रदेशों में इन 5 सालों में बनी, और उसमें से अधिकतर को लगातार तोड़ने का प्रयास करते रहे। तो जनता ने देखा कि जनता के मैंडेट के साथ किस तरीके से खिलवाड़ करते रहे। लेकिन आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने पांव नहीं जमा पा रही है? आज वो वोट डाला जाए, वोट की ताकत पहचानी दिखाई जाए और नरेंद्र मोदी को समझाया जाए कि हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान जो हमें ताकत निहित करके गया है, उन ताकतों का उपयोग करके हम बड़े बड़े तानाशाही ताकतों को, आसुरी शक्तियों को इस सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। ठीक है दिलीप जी, तमाम बातें, आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है, बात कोरोना काल की भी की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश ने एक चुनाव देखा है 2022 का, उसके बावजूद भी मैंडेट बीजेपी को गई। विधानसभा चुनाव था, निश्चित तौर पे जो है भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आई, और उस सत्ता में तो आ गई, लेकिन जो वोटिंग का परसेंटेज रहा और जो मतलब जीत का मार्जिन रहा, या जिस प्रकार से जो है उनके विधायक जीते, वो सब लोग जानते हैं, वो जग जाहिर है।
होता क्या है कि जो है राजनीति ऐसी चीज है जिसमें साम दाम दंड भेद सभी अपनाते हैं, और जो सत्तासीन पार्टियां होती हैं वो निश्चित तौर पे जो है विपक्ष से जो है ज्यादा मजबूत होती हैं, लेकिन जो है जो लोगों का है, जो इस देश की जनता का जो है वोट है, उस वोट उनसे भी ज्यादा मजबूत होते हैं। और जैसा जो है सभी सरकारों के साथ हुआ है, जैसे 2022 क्या 2017 ये सपा बसपा सरकारें रही प्रदेश में, बीजेपी भी रही, तो उसको बदलने का काम जो है जनता ने किया। इसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। केंद्र में देखें तो जो है 10 साल जो है कांग्रेस रही, और कांग्रेस को देख के जो है तभी उनके क्रियाकलापों को देख के जो है बदलाव हुआ, और जो है भारतीय जनता पार्टी जो है सत्तासीन हुई। और वही जो है चीज़ें आज पुनः हो रही हैं कि 2024 का इलेक्शन आ गया, 10 साल हो गए, जो रिपोर्ट कार्ड है जो है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार की, तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया, पुरानी सरकारों की जो है जो भी योजनाएं थी उनको जो है क्रियान्वयन किया, लेकिन जो है जो भ्रष्टाचार का मामला है, और जो बेरोजगारी का मामला है, चिकित्सा का है, शिक्षा का है, रिजर्वेशन का मामला है, और सामाजिक न्याय का मामला है। जैसे अभी अमरोहा वाले जो है उसमें रैली में जो है सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, तो जो है उनके मुंह से जो है वो चीज़ें जो है अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो है वो भी एक जो है पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नौकरियों में, रिजर्वेशन में पिछड़ों का जो है समाप्ति, सामाजिक न्याय की समाप्ति का काम जो है नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो है जो इधर निकल के आया जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस चीज़ को संज्ञान में लिया, और संज्ञान में नहीं जो है पिटीशन फाइल हुई जो है आपके जो है प्रशांत भूषण जी की तरफ से, और उस पे जो फैसला आया जो है जो चोरी का धन था, जैसा कि जो है अभी हमारे मित्र जो है कांग्रेस के बोल रहे थे कि जो है जिन कंपनियों की जो है दवाइयाँ जो है रिजेक्टेड थी, जो है जो जीवन के लिए थी, वो जो है दवाइयों के जो है रिजेक्टेड दवाइयों के लिए एवज में भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसे लिए, जो चंदे लिए, वो जग जाहिर हो चुका है। और जो है जो तो दिलीप जी, आपको क्या लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड और ऐसे जो तमाम मुद्दे हैं, इसका असर इस चुनाव में देखने को मिल सकता है? निश्चित तौर पे मैं वही बता रहा हूँ कि इस चुनाव में जो है ये देश की जनता जो है ऊब चुकी है। शायद भारतीय जनता पार्टी के जो है हमारे मित्र को जो है बुरा लगे, लेकिन जमीनी हकीकत यही है, सभी लोग ऊब चुके हैं। ठीक है, अब ठीक है, हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। आशीष जी, तमाम मुद्दे जैसा कि अभी हमारे साथ दिलीप जी ने उठाए, इलेक्टोरल बॉन्ड और ऐसे तमाम मुद्दे, आपको क्या लगता है इससे क्या पार्टी को कोई नुकसान पहुंचने वाला है? बड़ी एक साफगोई से मैं एक बात कहूं कि 2018 में अरुण जेटली जी ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कीम है वो लाने का काम किया, और उसके माध्यम से ये एक चीज आई कि जो भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनके चंदे का हिसाब बिल्कुल नंबर 1 में होगा। एसबीआई के माध्यम से वो चंदा प्राप्त करेंगी, ताकि चंदा किसको किसने कहाँ दिया इस बात की जानकारी बनी रहे। 2018 के पहले आप मुझे बता दीजिए कि आज जो ये सुप्रीम कोर्ट की बात करें या ये बात करें कि इनको इतना चंदा मिला, तो ये सारी जानकारियां इसलिए हो पा रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लाई। उसके पहले ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने 70-70 साल राज करा, 4-4 बार समाजवादी पार्टी का यहाँ राज रहा, बहुजन समाजवादी का राज रहा, तो इनको कितना चंदा मिलता होगा आप सोच लीजिए, क्योंकि सत्ता में तो ये भी थे, और इनके पास किस तरीके से कहां का फंड आता था। चलिए ठीक है, तो आने वाला वक्त ही आशीष जी बताएगा इसका कितना इफेक्ट किस पार्टी को होगा। अखिलेश कटियार जी, मुरादाबाद सीट पर रुचि वीरा चुनावी मैदान में है, मतदान जारी है, कितना डैमेज देखते हैं आप वहां पर जो टिकट काट के रुचि वीरा को दिया गया? मिश्रा जी, आप मुझे पूरी बात नहीं करने आशीष जी, बस मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोई
चर्चा करना भी नहीं चाहती थी, हालांकि मैं राजनीतिक विश्लेषण बैठे थे, उन्होंने उठाया, इसलिए मैंने बस आपसे पूछ लिया कि आपका पॉइंट क्या है। जवाब तो लिया करिए, आप मुझसे 2 मिनट बात करती हैं और उसके बाद आप दूसरे पैनलिस्ट के पास चली जाती हैं। ये तरीका नहीं होता डिबेट कराने का। मुझे सभी बाकी जितने पैनलिस्ट हैं आप उनको 5-5 मिनट 4-4 मिनट दे रही हैं, मैं देख रहा हूँ उसमें घड़ी में, और जब मैं जवाब देता हूँ आपकी नाराजगी बिल्कुल सही है, मैं समझ सकती हूँ। चलिए फिलहाल नहीं समझ जी, देखिए हमारे पास थोड़ी वक्त की कमी है, हमें चुनावी कवरेज पे जाना है, और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर एक बार रुक किया जाए 2019 का, तो 102 सीटों पर जिन पे आज इलेक्शन हो रहा है, उनमें से बीजेपी के पास पिछली बार 40 सीटें थी, कांग्रेस के पास 15 सीटें थी, डीएमके के पास 24 सीटें थी, बीएसपी के पास 3, एसपी के पास 2, एलजेपी के पास 2 और जेडीयू के पास 1, सीपीआई सीपीएम के पास 2-2 सीटें थी। ऐसे में अब इन 102 सीटों पर 2024 लोकसभा चुनाव का मतदान हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये पहला दरवाजा कौन भेदता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।